हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑडिट में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 में जो मेरा कल का डिस्कशन था दैट वाज अबाउट एसे 200। आज एसे 200 के बाद 210 पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था आपके चैप्टर 1 ऑफ ऑडिट जो है दैट चैप्टर इज कवरिंग 3 एसेस। एसे 200 दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, एसे 210 जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, और एक है एसे 220 दैट इज अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, राइट। तो अब बच्चों आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आस्किंग काफी ज्यादा रही है, दैट इज एसे 210। सो एसे 210, what this essay is about, it is agreeing the terms of audit engagement, agreeing terms of ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ जब भी ऑडिटर किसी ऑडिट असाइनमेंट को या किसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करे तो उसे राइटिंग में टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करना है, दैट इज एसे 210। एक बेसिक हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी हमारा ऑडिटी या हमारा क्लाइंट अपॉइंट करता है ऑडिटर को, तो ऐसे केस में जो क्लाइंट होता है, ऑडिटी होता है, वेदर कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, व्हाटएवर, जिस भी संस्था का ऑडिट होना है वो ऑडिटी, जो ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर। तो क्लाइंट या ऑडिटी जो है जब वो अपॉइंट करता है तब देता है अपॉइंटमेंट लेटर। तो इस अपॉइंटमेंट लेटर में बताया जाएगा कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द एंटिटी फॉर कंडक्टिंग दिस ऑडिट, राइट। अब ये जो ऑडिटर है इसे क्या करना है, इसे इस अपॉइंटमेंट का देना है रिप्लाई, और ये रिप्लाई कैसे देगा? थ्रू राइटिंग एंगेजमेंट लेटर। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि एंगेजमेंट लेटर क्या होता है। आप इस बात को अभी से समझ लें कि जब हमें किसी संस्था ने अंकेक्षण की तरह नियुक्त किया है, whenever any entity appoints us as an auditor, right? So what we need to do is to reply the entity in the form of engagement letter. Entity will give you appointment letter, you need to reply by way of engagement letter. Now why engagement letter? बच्चों बेसिक में एक बात समझ लें आप कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, तो जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी है, ऑफरर ऑफरी है, जो भी दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बाद में डिस्प्यूट आता है। एज टू व्हाई डिस्प्यूट? बिकॉज देयर इज नॉट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं कोई मिसकंसेप्शन, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो ऐसे केस में अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट को एग्जॉस्टिवली डिस्कस कर ले, पहले ही अपॉइंटमेंट होने से पहले ही सारी चीजें पहले डिस्कस हो जाए, तो फिर फ्यूचर डिस्प्यूट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। दिस इज रीजन एज टू व्हाई ऑडिटर को क्या लिखना चाहिए एंगेजमेंट लेटर, कि जो जो मैनेजमेंट की भ्रांतियां हैं, राइट, जैसे अकाउंट्स बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके जितने भी मिथ, मिसकंसेप्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन हैं वो सब वहीं पे खत्म हो जाए, राइट। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एंगेजमेंट लेटर लिख के एंटिटी को रिप्लाई करना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट लेटर वो हमें देंगे, हम एंगेजमेंट लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर करेंगे, और यही देखें आप एसे 210 क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आप अपने क्लाइंट के साथ अग्री करें टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ इस बेसिक ए के बाद हम आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। बच्चों कल ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस
ओपिनियन। तो फिर यहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था हर एसे में ऑडिटर का अलग से ऑब्जेक्टिव होता है। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर अंडर दिस एसे। इस एसे 210 में ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? सो लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच द ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। एक्सेप्ट, कोई नया ऑडिट आए, पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, इस साल भी आपको अपॉइंट किया जा रहा है, कंटिन्यू, राइट? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन बेसिस, कंटिन्यू ऑडिट ओनली व्हेन, सिर्फ और सिर्फ कब ऑडिटर को कंटिन्यू करना चाहिए या नया अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? ओनली व्हेन बेसिस on which audit is to be conducted is agreed। तो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा वो? मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। तो मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ प्रॉपरली एग्रीमेंट हो जाए, वो अग्री कर लें हर बात को जो आप कहना चाहते हैं, तो ही आप ऑडिट को क्या करें? एक्सेप्ट करें। अदरवाइज ये ऐसे बोलता है अगर बेसिस प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिट मत करना। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड मस्ट बी अग्रीड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। द ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू ऑडिट ओनली व्हेन द बेसिस ऑन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड यानी कंडक्टेड हैज बीन अग्रीड। कैसे अग्री करें? तो लिखा हुआ है थ्रू दो चीजें देखो। पहला, प्री कंडीशंस प्रेजेंट, दूसरा इज देयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें जो हैं अगर हो तो हम बोलेंगे बेसिस इज प्रेजेंट, बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड, राइट? तो आप देखें मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है इस हिस्से में कि ऑडिटर ऑडिट असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ तब एक्सेप्ट करे या कंटिन्यू करे जब बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड, जिस बेस पे ऑडिट कंडक्ट होना है वो अग्री हो जाए मैनेजमेंट से। दो चीजों से बेसिस आप पता करेंगे। पहली चीज, क्या प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट प्रेजेंट है? अब ये प्री कंडीशंस क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, क्या मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है? याद करना, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो फ्यूचर डिस्प्यूट आ सकता है। तो इज देयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग? तो सेकंड पॉइंट में देखें आप, बी पॉइंट में, कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। किसके लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए? ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑडिट किया जाना है उसके लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है कि नहीं दोनों के बीच में, और प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन ये प्री कंडीशंस होती क्या है? अगला पैराग्राफ आप देखेंगे आपको प्री कंडीशंस दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको वापस बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का इस एसे के लिए है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो होता है टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट तब एक्सेप्ट करे जब बेसिस प्रेजेंट हो या बेसिस जो है वो अग्री हो चुका हो, बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। अब क्या ऐसा बेस है जिसपे हम ऑडिट कंडक्ट करेंगे? पहली बात, प्री कंडीशंस प्रेजेंट हो। दूसरी बात, देयर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर ये नहीं है यानी बेसिस नहीं है, बेसिस नहीं यानी आप ऑडिट नहीं करेंगे। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एसे, राइट? तो आप देखें एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, जो हम अपॉइंटमेंट लेटर के रिप्लाई में लिखते हैं, और
हम एंगेजमेंट तभी कंटिन्यू करते हैं जब प्री कंडीशंस प्रेजेंट हो और कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट, राइट। अब आते हैं ये प्री कंडीशंस क्या, तो हमारा हेडिंग नंबर सी जो है दैट इज अबाउट प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। ये प्री कंडीशंस होती क्या है, ये डिस्कशन नंबर सी जो है इसमें लिखा है प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या डिफाइंड टर्म है, यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्री कंडीशन का पहला मीनिंग, यूज बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या यूज करे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्री कंडीशंस क्या होती है, इसके लिए एसे ने पहली बात बताई कि जब मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय सारे के सारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंप्लाइड विद करता और उसको अच्छे से समझता हो। अब एएफआरएफ बहुत बार आया है, हम तो ऑडिट के लास्ट में आ गए बच्चों। तो ऐसे केस में मैंने बताया था कंपनी के लिए शेड्यूल 3 एज वेल एज एप्लीकेबल एस, इंड एस, राइट, ये सब मिला के क्या होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब अगर मैनेजमेंट एएफआरएफ फॉलो करके फाइनेंशियल्स बनाता है तो हम बोलेंगे प्री कंडीशंस प्रेजेंट है, क्योंकि प्री कंडीशन की यही डेफिनेशन है। एक और बात देखिए आप आगे, एंड अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। सेकंड बात, अग्रीमेंट of management or those charged with governance to the premise on which audit is to be conducted। यानी मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस जो है वो इस बात के लिए अग्री कर रहे हैं कि प्रीमाइस, फाउंडेशन, बेस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड इज प्रेजेंट, राइट। तो दो बातें, प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट क्या होता है, पहली बात देखिए यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो पहली बात हो गई, मैनेजमेंट अगर पूरे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करके पीएनएल बनाता है तो ये प्री कंडीशन प्रेजेंट हो गई। सेकंड, एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। मैनेजमेंट अपनी सहमति दे किस पे, ऑन द प्रीमाइस, बेस, फाउंडेशन ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। प्रीमाइस का यहां पे मतलब बेसिस प्रेजेंट है, बेसिस प्रेजेंट है मतलब मैनेजमेंट अपनी सारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है। और याद करें आप कॉपी के बेसिक में ही मैंने आपको फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एक साथ लिखवा दी थी, इसमें तो कुछ बातें आएंगी, मैंने आपको इससे ज्यादा लिखवा दिया है, राइट। देखिए आप लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट द ऑडिटर शेल। क्या प्री कंडीशंस प्रेजेंट है, पहले बोला है कि प्री कंडीशन क्या होता है, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो करो, साथ ही साथ मैनेजमेंट राजी हो ऑन प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। कॉमन टर्म्स, एग्रीमेंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझता हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो। मैनेजमेंट कई बार बोलता है हमने ऑडिट फीस दी, जो जो एंट्रियां बची हुई है वो तुम ही करवाओगे बीइंग ऑडिटर, वी आर नॉट अकाउंटेंट्स, वी आर ऑडिटर्स, राइट। तो उनको क्लियर करना है हमें। अब क्या प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं, ये हमारा अगला पैराग्राफ है, देखें। वेदर preconditions present। आप इसी पैराग्राफ के अंदर आएंगे बच्चों, देखो आप इंस्टीट्यूट ने हेडिंग दी है प्री कंडीशंस क्या, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को मैनेजमेंट फॉलो करे और प्रीमाइस पे एग्री हो।
ये तो डेफिनेशन हो गई प्री कंडीशंस की, लेकिन प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं या नहीं वो देखें, और इससे आपको और मीनिंग क्लियर होगा एज टू व्हाट इज प्री कंडीशन फॉर ऑडिट, राइट। देखिए आप लिखा है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश वेदर प्री कंडीशंस आर प्रेजेंट द ऑडिटर शेल, पहली चीज क्या ऑडिटर देखे, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। तो पहली बात, वेदर फ्रेमवर्क फॉलोड बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट द्वारा फॉलोड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। यानी मैनेजमेंट ने P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए जो फॉर्मेट फॉलो किया, राइट, जो फ्रेमवर्क फॉलो किया, क्या ऑडिटर को ऐसा लग रहा है दैट इज एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क? तो क्या इसका मतलब यही है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया गया? यस, यही मीनिंग निकल रहा है कि क्या मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करके अकाउंटिंग की है या नहीं। दूसरी बात, obtaining agreement that management acknowledges and understands its fundamental responsibilities, right? तो इस बात को मैनेजमेंट से लिखवा लो, ऑब्टेन करो एग्रीमेंट, किस बात का एग्रीमेंट, दैट मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स इट्स फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बच्चों कॉपी के बेसिक में सारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी एक साथ हमने पहले से लिख ली थी। तो क्या मैनेजमेंट अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है? ये बात भी प्री कंडीशंस के अंदर आती है। इसी को तो हमने बोला था प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। तो क्या क्या है? पहला, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। Following applicable financial reporting framework for preparation of financial statements, this is also responsibility of management. Then necessary internal controls लगाना, तो internal control लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। क्यों इंटरनल कंट्रोल्स लगाए जाते हैं? ताकि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर हो, जिससे मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। तो सेकंड पॉइंट में देखें, एक्सरसाइजिंग नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। देन प्रोवाइड ऑडिटर विथ, तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है? ऑडिटर को क्या देना? तो आपको मैंने बताया था प्रोवाइड ऑडिटर विथ, आपकी कॉपी में ये सारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिक में लिखी हुई हैं। क्या देना? इंफॉर्मेशन। और क्या देना? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और क्या देना? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए आप पहला पॉइंट, एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, give additional information to the auditor as may be requested from the management, and unrestricted access to persons within the entity from the auditor to determine it necessary to obtain evidence. तो तीन चीजें, all the relevant information देना, additional information देना, unrestricted access to books of accounts। आप आपकी कॉपी में बेसिक में फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे तो गोइंग कंसर्न जज करना, सारे के सारे लॉस को कंप्लाइड विद करना, ये सब फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है मैनेजमेंट की। सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये तक मैंने लिखवाया बच्चों, अलग अलग एसेस में लिखा हुआ था ना। लेकिन अब हमारा ये मेन कंटेंट क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पहले यहां से देखिए, बेसिक में ये देखा कि जब हमें अपॉइंटमेंट किया गया तो अपॉइंटमेंट लेटर दिया, हमने रिप्लाई में एंगेजमेंट लेटर दिया। क्यों देना जरूरी? फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, ये मैंने आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? लिखा है इस एसे में ऑडिटर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ तब ऑडिट एक्सेप्ट करेगा जब बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड इज अग्रीड। कब माना जाएगा बेसिस प्रेजेंट है?
ये देखना कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट है और कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस है या नहीं। अब प्री कंडीशंस होती क्या है, इसको कैसे देखें, इसके लिए पूरा पैराग्राफ लिखा है। यूज बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यदि यूज करता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो वो प्री कंडीशन है। दूसरी बात, अगर मैनेजमेंट अग्री करता है टू द प्रीमाइस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड तो भी ये प्री कंडीशन है, यानी प्री कंडीशन की ये डेफिनेशन है, राइट। अब क्या प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, इसको कैसे देखें। पहली बात, अगर मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ये पहली बात है, हाँ प्री कंडीशंस प्रेजेंट है। और दूसरी बात, मैनेजमेंट सारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवगत है, जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को फॉलो करना, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना ताकि फ्रॉड एंड एरर ना हो और मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री रहे हमारे फाइनेंशियल्स, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो हमें बता रहे हैं कि हाँ प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या ना प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। और प्री कंडीशन क्यों देखना है, यहां लिखा हुआ था, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट है तो ही बेसिस ऑन विच द ऑडिट इज टू बी परफॉर्म्ड प्रेजेंट है, तो ही ऑडिट एक्सेप्ट करना, वरना नहीं, राइट बच्चों। तो ये सारे ए बी सी आप पॉइंट्स लिखें, यहां तक सारा अच्छे से लिखें। आई एम गोइंग टू रब इट, मैं आपके लिए एक फोटो क्लिक कर देता हूं, इफ यू नीड देन मैं सेंड कर दूंगा। चले, अब ये जो प्री कंडीशंस थी, इसके बाद अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, नो उसके पहले भी कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम देखें। सबसे पहले लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। हेडिंग नंबर डी क्या है, लिमिटेशन प्रायर टू एक्सेप्टेंस। बच्चों इस पर्टिकुलर हेडिंग में क्या दे रखा है कि आपने अभी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया है, मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और आपने मैनेजमेंट के साथ एक मीटिंग की, राइट। अब आपको मीटिंग में लग गया कि लिमिटेशन ऑन स्कोप है, ठीक है। पैराग्राफ क्या बोल रहे हैं कि देयर इज लिमिटेशन ऑन स्कोप, राइट, सच दैट ऑडिटर बिलीव्स, यहां पे लिखा है प्रायर टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अभी नहीं किया है, राइट। तो इफ मैनेजमेंट impose limitation on scope of audit, LOS, शुरू से हमने ऐसे जब 705 पढ़ा था तब देखा था, राइट। जब ऑडिटर ऑडिट ना कर पाए तो इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिटर का स्कोप तीन बातों से आता है, कल ऐसे में देखा था हमने। स्कोप स्टेच्यू से आता है, प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ ICI, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्या था, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो हमने पढ़ा था नीचे, हाउएवर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट कैन नॉट ओवरराइड स्टेच्यू और प्रोनाउंसमेंट्स। तो अब मैनेजमेंट जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमें अपॉइंट कर रहा है, हमें लग रहा है कि देयर इज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। तो अभी हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं है, उसके पहले ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ के हमें समझ में आ गया देयर इज लिमिटेशन, हम ऑडिट अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर मैनेजमेंट इंपोज करता है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, और इस प्रकार का लिमिटेशन है कि ऑडिटर ने यदि ऑडिट किया भी तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। वो क्या देगा, डिस्क्लेमर। तो ऐसे केस में ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट,
ऑडिटर जो है उसे असाइनमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सामान्य शब्दों में कहें, ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले ही पता चला लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है। कैसे पता चला? हमारे अपॉइंटमेंट लेटर से और जो उनसे पहली मीटिंग की उससे समझ में आ गया। इस प्रकार का लिमिटेशन है कि यद्यपि हमने ऑडिट किया भी तो हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। ये बात ऑडिट करने से पहले ही तय हो गई है, तो हम ऐसे केस में ऑडिट करेंगे ही नहीं, ऐसा ये पैराग्राफ डी कहता है। एक बार पढ़ लेते हैं हम। इफ द मैनेजमेंट इंपोजेस लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट in terms of proposed engagement such that auditor believes, auditor को पहले ही लग रहा है, that limitation will result, auditor disclaiming an opinion, auditor disclaimer of opinion देगा, pervasive limitation on scope of audit, the auditor shall not accept such limited engagement unless required by law। अगर लॉ ने बोला करना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट कर रही है स्पेशल ऑडिटर किसी लॉ के तहत, तो आपको जरूरी करना है, लेकिन अदरवाइज आपको इन जनरल इंडिपेंडेंट मैनेजर जो है अलग से ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसे केस में लग रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो ऐसे हैं कि हम ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे, इतना लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है, ऑडिट करो ही मत, लीव दैट ऑडिट, राइट। चल आगे आते हैं। अगला अदर फैक्टर्स करके एक नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, ई पैराग्राफ, अदर फैक्टर्स। अब बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है आप देखिए। अगर इफ प्री कंडीशंस नॉट प्रेजेंट, हमने अभी देखा ऑडिट करने से पहले ही देखो प्री कंडीशंस प्रेजेंट है या नहीं, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो करना और मैनेजमेंट अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हो। लेकिन क्लियर लग रहा है प्री कंडीशंस प्रेजेंट ही नहीं है, हवा में चल रहे हैं P&L बैलेंस शीट, कोई तो भी फॉर्मेट, कुछ भी एंट्रीज, और मैनेजमेंट को लग रहा है हम ही अकाउंटिंग करेंगे, उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑडिट हो गया, सब खत्म। ऐसे केस में हम बोलेंगे प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। और जब प्री कंडीशंस प्रेजेंट ना हो तो ऐसे केस में आप ऑडिट लो ही मत। तो इफ द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट देन ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऐसे केस में ऑडिट एंगेजमेंट मत लो। पिछला पैराग्राफ क्या बता रहा था? ऐसा लिमिटेशन है आपके स्कोप पे कि ऑडिट करोगे भी तो डिस्क्लेमर दोगे, तो ऑडिट करो ही मत। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिट मत करो। देखें हम, if the preconditions for an audit are not present, the auditor shall discuss the matter with the management and auditor shall not accept the proposed engagement। auditor को proposed engagement accept करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, if auditor has determined that framework to be applied in the preparation and presentation of financial statement is not acceptable, applicable framework acceptable है या नहीं, ये precondition की पहली डेफिनेशन थी। दूसरी बात, मैनेजमेंट अग्री कर रहा है ऑन प्रीमाइस, और बी पॉइंट देखो, मैनेजमेंट डज नॉट एग्री फॉर हिज फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी प्री कंडीशंस है ही नहीं। ये जो स्टार 1 स्टार 2 डेफिनेशंस थी प्री कंडीशन की, उसके लिए बोल रहे हैं एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया और प्रीमाइस जो है प्रेजेंट नहीं है, यानी मैनेजमेंट अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता ही नहीं, ऑडिट मत करो, प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है। देन आगे आते हैं एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स, अगला डिस्कशन। agreement on engagement terms। that is heading number F। बच्चों मैंने बताया कि अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे, तो हो सकता है फ्यूचर में
मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, राइट। तो ऐसे केस में ज्यादा अच्छा है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से लिख के दोनों जन साइन कर लो, राइट। तो लिखा हुआ है ऑडिटर शेल अग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। तो ऑडिटर शेल अग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विथ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। तो ऑडिटर को दोज चार्ज विथ गवर्नेंस या मैनेजमेंट से टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अग्री करना है। अग्री करना है ना, राइटिंग में एग्रीमेंट कर लो ताकि हर किसी को अपना अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ चीजें क्लियर हो। सेकंड, द अग्रीड टर्म्स शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द एंगेजमेंट लेटर। देखिए आप, मैंने एंगेजमेंट लेटर का मतलब आपको बेसिक में बताया था, राइट। जो जनरली ये बात एसे में नहीं लिखी हुई है, पर मैंने बताया था अपॉइंटमेंट लेटर का रिप्लाई होता है एंगेजमेंट लेटर। तो यहां पे क्लियर लिखा है अग्रीड टर्म्स शैल बी रिकॉर्डेड इन एंगेजमेंट लेटर और सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो अब अगला पॉइंट आया है कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ऑडिटर एंटिटी को रिप्लाई करे एंगेजमेंट लेटर लिख के, और एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखना है। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होता है तो अलग चीजें देखते हैं हम, स्टेट्यूटरी ऑडिटर होता है तो फिर बुक्स को ही देखता है, इंटरनल कंट्रोल्स को इंटरनल ऑडिटर देखेगा, राइट। ऐसे ही स्कोप ऑफ ऑडिट, हर ऑडिट का स्कोप अलग होता है, स्टेच्यू से आता है, अलग अलग प्रकार के स्टेच्यू अलग अलग स्कोप डिफाइन करते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर में साफ लिख के दे देगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओपिनियन देना है, प्रिपरेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस कंप्लाइड विद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को उसकी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लिख के दे दो ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ही ना हो दोनों के बीच में। आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये भी हम लिख के बता रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है इस ऑडिट के लिए, ताकि और झंझट खत्म हो जाए। देन आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हमारी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा, जैसे हम कंपनी हैं तो सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट उसका सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, चूंकि आप पब्लिक कंपनी हो तो कारो भी लगेगा तो हम कारो फॉर्मेट में भी रिपोर्ट देंगे। ये सारी बातें हम लिख के बताएंगे। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, कंटेंट्स हैं एंगेजमेंट लेटर के। जितना ज्यादा अच्छे से एंगेजमेंट लेटर लिखोगे उतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रहेंगे तो फ्यूचर डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, सुन ले, मैं आपको बता देता हूं। अगर लॉ में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो फिर ऐसे केस में आप जरूरी नहीं है एंगेजमेंट लेटर में इनको कवर करें, राइट। लेकिन मैनेजमेंट मिसकंस्ट्रू करता हो तो लिख के क्लियर कर देना। तो क्या लिखा है देखिए, इफ लॉ प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल, यदि लॉ में ही सफिशिएंट डिटेल में लिखा है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जो ऊपर टर्म्स हैं, राइट, द ऑडिटर नीड नॉट टू रिकॉर्ड देम इन राइटिंग। ऑडिटर जो है वो राइटिंग में लिखे ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट अगर लॉ रिक्वायर करे तो ऑडिटर लिख ले। अगर मैनेजमेंट जो है वो अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ को एक्नॉलेज करना चाहिए, यानी वो चाहता है कि राइटिंग में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के हम दोनों साइन कर लें, ये ऑडिटर का रोल, ये मैनेजमेंट का रोल। अगर मैनेजमेंट ऐसा चाहता है तो भी लिख लेना चाहिए, लॉ बोले तो भी लिखना, मैनेजमेंट बोले तो भी लिखना। अदरवाइज अगर लॉ में सफिशिएंट डिटेल में सब लिखा हुआ है तो आप ना भी लिखें इतना तो चल जाएगा, राइट। चल, अब ये तो हो गया बच्चों क्या, एग्रीमेंट ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कंटेंट पता चल गया हमको कि क्या होता है। अब हमारा जो अगला पैराग्राफ है बच्चों, लास्ट पैराग्राफ, यहां पे मतलब जो अगला पैराग्राफ है दैट इज
G number point, which is about recurring audits. Recurring audits. बच्चों एग्जाम में आ सकता है ये पैराग्राफ, जरा ध्यान देना। ये रिकरिंग ऑडिट होता क्या है? तो यदि एक एंटिटी है जिसका ईयर बाय ईयर ऑडिट आप ही करते आ रहे हैं, हर साल ऑडिटर आप ही हैं, पिछले साल भी आपने ऑडिट किया, इस साल भी, और उससे पिछले साल भी आप ऑडिट कर रहे थे, तो हम बोलेंगे ये हमारे लिए रिकरिंग नेचर का ऑडिट है। रिकरिंग नेचर मतलब हर बार हम ही ऑडिट करते हैं, तो हमारे लिए रिकरिंग नेचर का ऑडिट। तो क्या हर साल सारा का सारा एंगेजमेंट लेटर वापस से लिखो? हमने कंपनी में देखा था ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट एजीएम टू द एंड ऑफ सिक्स्थ एजीएम, 5 साल के लिए। बार बार एंगेजमेंट लेटर लिख के दो हर साल, इज दैट रिक्वायरमेंट? तो ऐसे थोड़ा सा लिबरल है, वो कह रहा है इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर मे नॉट राइट एंगेजमेंट लेटर इन ईच ईयर। सो engagement letter not required each year in case of recurring audits। रिकरिंग ऑडिट्स के केस में हर साल जब ऑडिटर आप अपॉइंट होते जा रहे हैं, तो क्या बार बार लिखें? तो यही चीजें ऑब्जेक्टिव, स्कोप, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेमवर्क, एक एक चीजें लिख के बार बार क्लियर करोगे ओवर एंड अबव हर साल, तो ऐसे लिबरल हो रहा है, बोल रहा है जरूरी नहीं है आप हर साल रिकरिंग ऑडिट के केस में दो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जब आपको दिखे तो भले रिकरिंग ऑडिट हो तो भी एंगेजमेंट लेटर जरूर लिखना, राइट? बट मैंडेटरी इन फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में मैंडेटरी हो जाएगा, यानी जो आप बातें यहां पे लिख रहे हैं वो आपको दिख जाए तो एंगेजमेंट लेटर जरूर लिखना। जैसे पहला, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंटिटी, यानी मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड करता हो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट या ऑडिटर। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, मैनेजमेंट क्या कह रहा था, अरे ऑडिटर तो आप हैं, आप ही क्लोजिंग एंट्रीज कर देना, आप ही बुक्स फाइनलाइज करके ऑडिट भी कर देना। अरे वी आर नॉट अकाउंटेंट्स। तो मैनेजमेंट मिसकंस्ट्रू कर रहा है अपनी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे स्कोप को। राइटिंग में स्पष्ट कर देंगे हमारा कार्य क्षेत्र क्या, ऐसे केस में लिखना चाहिए। देन रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, रिवाइज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज किए गए बीच में, तो क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए तो हमें वापस से एंगेजमेंट लेटर लिख लेना चाहिए। देन चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, एंटिटी जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर हो गए और नए आ गए, सीनियर मैनेजमेंट चेंज, तो अब उनके साथ कॉमन अंडरस्टैंडिंग जरूरी नहीं है बेटे, लिख के एंगेजमेंट लेटर दे दो। देन चेंज इन ऑनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन गई, एक कंपनी जो है उसका मेजोरिटी ऑफ स्टेक किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, होल्डिंग कंपनी ने, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, यानी ऑनर्स ग्रुप चेंज हो गया। ऐसे केस में भी आपको एंगेजमेंट लेटर उस साल जरूर लिखना चाहिए, भले चाहे रिकरिंग नेचर का ऑडिट हो। देन चेंज इन साइज और नेचर ऑफ बिजनेस, एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। चेंज इन लॉ, अगला पॉइंट, चेंज इन लीगल रिक्वायरमेंट। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, लॉ चेंज हुआ, लिखो वापस से एंगेजमेंट लेटर, भले रिकरिंग नेचर का ऑडिट हो। ऐसे ही चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
फ्रेमवर्क। पहले शेड्यूल 6 लगता था, बाद में शेड्यूल 3 हो गया कंपनीज एक्ट का नए लॉ के अंदर। तो फ्रेमवर्क चेंज हो गया आपका कि जिस पे और फॉर्मेट में आप P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले ओल्ड लॉ का शेड्यूल 6 था, नए लॉ में शेड्यूल 3 हो गया। पूरा वापस से लिखो एंगेजमेंट लेटर, राइट। एंड चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जैसे अभी कारो 2016 के बाद 2020 आ गया, तो ऐसे केस में भी आपको क्या करना है, वापस से एंगेजमेंट लेटर लिखना है। तो बच्चों ये मेन हेडिंग क्या थी? मेन हेडिंग ये थी कि रिकरिंग ऑडिट्स के केस में सामान्यतः आपको एंगेजमेंट लेटर हर साल वापस से लिख लिख के देने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर ये बातें दिख रही हो तो आपको एंगेजमेंट लेटर वापस से लिख के दे देना चाहिए, राइट। चल आगे आते हैं। हमारा लास्ट डिस्कशन आज का बच्चों, और इस एसे का भी लास्ट डिस्कशन, यहां पे जाके एक इंपॉर्टेंट एसे, बहुत अच्छा एसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आस्किंग भी रहिए, एक इंपॉर्टेंट एसे खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट हेडिंग क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस? चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी हम जो ऑडिट कर रहे हैं बीच में ही हमारे ऑडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया जा रहा है। कब ऑडिटर एक्सेप्ट करे, कब ऑडिटर एक्सेप्ट ना करे। और बच्चों याद रखना, ये जो पैराग्राफ है एज इट इज रट लेना, पूरा का पूरा याद करके जाना है आपको, राइट। सो लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ डेल्टा यानी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यानी हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑडिट एंगेजमेंट के, वो मैनेजमेंट चेंज कर रहा है। तो अब बीच में अगर ऑडिट चलते चलते आप टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे तो हम बीइंग ऑडिटर क्या करें? पहली बात, ऑडिटर शेल नॉट एग्री टू चेंज इन टर्म्स वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज कर रहा है। आप पहले पूछो कारण क्या है, क्यों चेंज कर रहे हो? तो लिखा है देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। मैनेजमेंट आपको कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में ऑडिटर शैल नॉट अग्री, ऑडिटर जो है उसे एग्री नहीं करना है चेंज टर्म्स एंड कंडीशन पे। पहला पॉइंट वापस पढ़ रहा हूं, ऑडिटर शैल नॉट एग्री, ऑडिटर अपनी सहमति ना दे किस पे? ऑन चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। मैनेजमेंट को कोई कारण ही नहीं पता है कि क्यों वो टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहा है, या फिर वो जो कारण दे रहा है वो बेतुके है, रीजनेबल नहीं है, मत एग्री करो। याद रखना ये पहला पॉइंट। दूसरा, if prior to completing audit auditor is requested to change terms that gives lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is reasonable justification for doing so। यानी अगर बिफोर कंप्लीटिंग ऑडिट, हमने ऑडिट शुरू कर दिया था, रिपोर्ट देने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस मैनेजमेंट चेंज करना चाहता है, जिससे ऑडिटर को क्या मिलेगा? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, जबकि हमें तो रीजनेबल एश्योरेंस, जो हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है वो चाहिए। तो हमारा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है, जिससे हमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल रहा है। तो ऐसे केस में जस्टिफिकेशंस या रीजंस मैनेजमेंट से जरूर मांगना। अब ये देखो, अगर ऑडिट कंप्लीट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट चेंज कर रहा है जिससे लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिले, तो आप जस्टिफिकेशंस या रीजंस पूछो मैनेजमेंट से। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, और अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं हो तो ऑडिटर अग्री नहीं करेगा, ऐसा फर्स्ट पॉइंट ने पहले ही बोल दिया है। आगे लिखा है इफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल अग्री इन राइटिंग। राइटिंग में एग्रीमेंट करो। इफ डेल्टा चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट में जो टर्म्स चेंज हुए वो
अग्री हो जाते हैं बाय मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों ने चेंज किए टर्म्स एंड कंडीशन, दोनों एग्री कर रहे हैं, तो फिर हर चीज का बच्चों ऑडिटर को क्या रखना पड़ता है? डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट जरूर करना चाहिए। और ये देखो सेकंड नंबर पॉइंट, किन किन केसेस में रिकरिंग ऑडिट में भी मैंडेटरी था एंगेजमेंट लेटर लिखना, जब टर्म्स रिवाइज होते हैं। यहां पे देखो लिखा हुआ है। आगे अगली इंपॉर्टेंट बात, इफ ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, देन मैनेजमेंट इज नॉट परमिटिंग टू कंटिन्यू टू द ओरिजिनल एंगेजमेंट टर्म्स, देन ऑडिटर शेल विथड्रॉ। अब फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? मैनेजमेंट जो है वो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करना चाहता है, ऑडिटर जो है वो अग्री नहीं कर रहा है। कब ऑडिटर एग्री नहीं कर रहा है? पहले पॉइंट नहीं बोला था, रीजनेबल जस्टिफिकेशन ही नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल रहा है। ऐसे केस में ऑडिटर अग्री नहीं करेगा एंड मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि मैं ओरिजिनल ऑडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस, जो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन दे, मैनेजमेंट and is not permitted by management to continue on original audit engagement terms. Management is not permitting to continue on original terms. मैनेजमेंट कह रहा है कि जो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट थे उस पे हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो तीन बातें हो गई इस फोर्थ पॉइंट में। पहली बात, मैनेजमेंट टर्म्स चेंज कर रहा है। दूसरा, ऑडिटर एग्री नहीं कर रहा है। तीसरा, मैनेजमेंट बोल रहा है मैं ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो तुम्हारे साथ ऑडिट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। विथड्रॉ करेगा यानी बीच में ही ऑडिट छोड़ दो, विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो विथड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल फ्रॉम लॉ। मैंने बताया आप लॉ अलाउ करेगा तो ही आप ऑडिट बीच में छोड़ पाओगे, राइट। दूसरी बात, determine is there any reporting obligation, determine legal obligation। आप याद करें जब ऑडिटर रिजाइन करता है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो रेजिग्नेशन लेटर भले मैनेजमेंट को दे दो, लेकिन याद करो उसकी एक कॉपी आप आरसी को देते थे जिसमें रीजंस भी बताते थे एज टू व्हाई यू आर रिजाइनिंग, और रीजंस न बताने पे आरसी को हमारे ऊपर पेनल्टी लगती थी। तो वो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को या लीगल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को हमें लिखना है कि हमने ऑडिट बीच में छोड़ दिया है और क्यों छोड़ा है, राइट। तो अब इन चार बातों को वापस से देखें आप। पहली बात, मैनेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना चाहे तो ऐसे ही हाँ मत कर देना, उससे जस्टिफिकेशन जरूर मांगना एज टू व्हाई यू आर चेंजिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर ऑडिट चल रहा था, बीच में टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट चेंज कर रहा है, लेकिन उससे रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं मिलेगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा, पहले मैनेजमेंट से जस्टिफिकेशन मांगो। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन ना हो तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज मत करना। लेकिन अगर सब कुछ सही साट है और आपको लगता है टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो तो हो, आप भी एग्री कर रहे हैं, मैनेजमेंट भी एग्री कर रहा है, तो ओरली एग्री मत करो। जो नए टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लिख लो राइटिंग में और डॉक्यूमेंटेशन फाइल में लगा दो। और लास्ट में अगर मैनेजमेंट ने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किए, जस्टिफिकेशन मांगे, जस्टिफिकेशन दे नहीं रहा है, हम टर्म्स चेंज नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है ओरिजिनल टर्म्स पे हम आपको ऑडिट नहीं करने देंगे, तो ऑडिटर बोलेगा बीच में मैं ऑडिट छोड़ रहा हूं। और ऐसे केस में अपनी जो जो ऑब्लिगेशन है, जैसे मैंने बताया आरसी वगैरह को इंटीमेशन देना, एज पर लॉ सारी की सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करें, राइट। देन नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है बच्चों, रीजंस फॉर एंटिटी रिक्वेस्ट for changes in terms of audit engagement. A request from entity for the auditor to change terms of audit engagement may result from change in the circumstances affecting the need of service, misunderstanding as to the nature of audit, restriction on scope of audit, whether imposed by management or caused by। तो रिक्वेस्ट फ्रॉम एंटिटी, एंटिटी से कई बार ऑडिटर के पास रिक्वेस्ट आती है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करें, और मैनेजमेंट जो रिप्लाई देता है, रीजन क्या, हमें जो सर्विसेज चाहिए उसकी अब नीड अलग है, हमें ऐसा ऑडिटर चाहिए जो इंटरनल कंट्रोल्स भी देख ले हमारे,
मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा था कि ऑडिटर क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट वो लगाना चाहता है, राइट। द ऑडिटर कंसिडर्स द जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द implications ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। यानी कि जब भी मैनेजमेंट आपके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करे और आप रीजंस मांगेंगे, तो रीजंस जो मैनेजमेंट दे रहा है क्या वो पर्याप्त हैं, और क्या जो चेंज टर्म्स एंड कंडीशन है उससे लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट तो नहीं आ जाएगा। ऐसा आपको हमेशा देखना है जब जब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, तो ऐसे केस में ऑडिटर रिलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करेगा, और ऐसे केस में मैंने आपको बताया था लिखित में करना पड़ेगा सब, राइट। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ऐसे था ये, यहां पे ऐसे जो है ये खत्म हो जाता है। एंगेजमेंट लेटर के संदर्भ में ये ऐसे था, बहुत सारी बातें बताई आज हमें कि एंगेजमेंट लेटर लिखना कब जरूरी नहीं, जैसे रिकरिंग ऑडिट्स के केस में, और एंगेजमेंट लेटर होता क्या है, प्री कंडीशंस क्या है। बच्चों अलग से प्री कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है, अलग से एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट। और स्पेसिफिकली ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ था, चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक। अब बच्चों ये जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए से 220 क्वालिटी कंट्रोल बचा है, राइट, जो हम हमारे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप इसको बच्चों अच्छे से पढ़ लें, मैंने एक आपको मेरी शीट भी दी है नोट्स की, उसमें से भी इस एसे को पढ़ना, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।